बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम आपको अरिहंत प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर 26 जो कि यूपी बोर्ड 2017 में पूछा भी गया है आपको करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक्स वाई दो पुराने पार्टनर हैं जो 2:1 में अपना लाभ हानि का बंटवारा कर रहे हैं। उसके बाद इनकी बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट के बाद 5 अतिरिक्त सूचनाएं दी हुई हैं और अंत में इस प्रश्न में ये कहा गया है कि आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए तथा नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। अभी तक हम लोगों ने खाते बनाए हैं, जर्नल में लेखे नहीं किए हैं। इस प्रश्न में हम जर्नल में लेखे करने के साथ साथ अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे यह अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पूरे पेज पे जर्नल खींच लें। अगर 4-5 एडजस्टमेंट हैं तो कम से कम एक पेज का जर्नल खींच लें और उसके बाद नई फर्म की बैलेंस शीट, साथ में वर्किंग नोट्स के लिए भी स्पष्ट जगह छोड़ के रखें, साफ वर्किंग नोट्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न को हल करना। ये हमने पूरे एक पेज में जर्नल खींच लिया है और जर्नल के साथ साथ हमें नए फर्म की बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये हमने न्यू फर्म की बैलेंस शीट भी साथ के साथ ड्रॉ कर ली है और ये वर्किंग नोट्स के लिए अपना एनफ स्पेस छोड़ लिया है। ठीक है, अब हम जर्नल के साथ में अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है तो अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चालू करते हैं। स्टेप नंबर 1 वही कि हम अपने फॉर्मेट्स को पहले ड्रा कर लें जो हमने ऑलरेडी ड्रा कर लिए हैं। स्टेप नंबर 2 में जब हम खाते बनाते हैं तो खातों में बैलेंस बीडी करते हैं। यहाँ पर हमें खाते बनाने नहीं हैं इसलिए हम बैलेंस बीडी नहीं करेंगे, सीधे स्टेप नंबर 3 में आ जाएंगे। अतिरिक्त सूचनाओं से प्रश्न को हल करना प्रारंभ करें। नंबर 1 एडजस्टमेंट है, जेड को नया साझेदार बनाया है जो 21,000 रुपये लाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? जेड 21,000 रुपये लाएगा जिसमें से 9,000 रुपये उसके हिस्से की ख्याति होगी। देखिए इसमें क्या है, टोटल वो कितना रुपया लाएगा एक साथ बता दिया गया है और फिर ये कहा गया है कि उसमें 9,000 रुपये उसकी ख्याति होगी। अगर 21,000 रुपये में 9,000 की उसकी ख्याति होगी तो बाकी की अमाउंट उसकी पूंजी की राशि होगी। ठीक है, तो हम अपनी जर्नल में पहले नंबर 1 एंट्री बना ले रहे हैं। जब भी कोई साझेदार कैश लेकर आएगा तो फर्म में रुपया आता है और जब भी फर्म में रुपया आता है तो वो कैश या बैंक अकाउंट में डीआर होता है। इनकी बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट नहीं कैश अकाउंट दिया है तो हम मान लेते हैं कि कैश के थ्रू ही सारी एंट्रियां करी होंगी इन्होंने। तो कैश अकाउंट डीआर, जब भी रुपया हमारे पास आएगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डीआर होगा और ये 21,000 रुपये लेके आ रहा है। तो 21,000 रुपये हमने कैश के सामने लिख दिया। इस 21,000 में ये कह रहा है कि 9,000 रुपये ख्याति के हैं तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 9,000 रुपीज। 21 में से 9,000 घटा देंगे, 12,000 रुपये बचेंगे तो वो काहे के होंगे? इसकी पूंजी के होंगे। 2 जेट्स कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपये।
अमाउंट लिखते समय ध्यान रखेंगे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई होनी चाहिए। ठीक है, 21,000 रुपये नकद लाया, इसकी जर्नल में एंट्री हमने बना दी, कैश अकाउंट DR हो गया। और किन किन चीज के लिए पैसा लाया, 9,000 गुडविल के लाया, स्पष्ट दिया हुआ है। बाकी बचे 12,000, उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। तो आपको पता है कि अगर कोई साझेदार आ रहा है तो वो पूंजी के लिए रुपए लेकर आएगा, तो वो 12,000 मान लेंगे कैपिटल के लिए लेके आया। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। ठीक है, ये हमारी एंट्री नंबर 1 कंप्लीट हो गई। आप बिल्कुल साफ सुथरा ऐसे ही एंट्रियां करेंगे। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, वह 1/4 भाग लाभ में हिस्सा पाएगा। तो इसके लिए जर्नल में कोई एंट्री नहीं होती है, ये एक सिर्फ सूचना है। भविष्य में जब कोई लाभ या हानि सभी साझेदारों में बांटी जाएगी तो उसमें 1/4 हिस्सा जेड को मिलेगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 में वो गुडविल के लिए 9,000 रुपये नकद लेके आया है। आपको पता है, पहले भी बताया गया है कि जब भी कोई नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लाता है तो तुरंत उसे पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में बांट दिया जाता है। जब त्याग अनुपात में बांटते हैं तो एंट्री क्या होती है, यहाँ पर जब लाया है तो गुडविल क्रेडिट है, जब उसे ट्रांसफर करेंगे बांटेंगे तो गुडविल डेबिट हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR 9,000 रुपीज टू ओल्ड पार्टनर X और Y हैं, टू X कैपिटल अकाउंट और टू Y's कैपिटल अकाउंट। किस अनुपात में गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो इनका पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:1, पुराना लाभ विभाजन अनुपात क्या है, 2:1। ठीक है, ये क्या है, ओल्ड रेशियो है। इसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 2:1 दोनों का टोटल करेंगे तो अनुपातिक योग 3 हो रहा है। 9,000 को 3 से अगर हम भाग दे देंगे तो 3,000 आएगा। पहला 2 है, 2 से गुणा कर देंगे तो ये 6,000 हो जाएगा X का और 3,000 हो जाएगा Y का। ठीक है, ये 9,000 2:1 में बांट दिए। 9,000 गुणे 2/3, दूसरे का 9,000 गुणे 1/3। ठीक है, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल distributed in between X and Y in their sacrificing ratio। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि लाने पर बढ़ती है। ठीक है, ये एंट्री अब नंबर 1 कंप्लीट हो गई। नंबर 2 में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताया गया, उसकी कोई जर्नल में एंट्री नहीं होगी। नंबर 3 और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ठीक है, अभी तक आपने ऐसी एडजस्टमेंट नहीं करी थी। कह रहा है सामान्य संचय का 50% अप्राप्त संदिग्ध ऋणों के लिए संचय रहेगा। देखिए, ये एडजस्टमेंट सामान्य संचय से रिलेटेड है। वैसे हम सामान्य संचय को क्या करते हैं, पुराने साझेदारों में
उनके पुराने अनुपात में बांट देते हैं। लेकिन इसमें 50% कह रहा है अप्राप्त ऋणों के लिए संचय रहेगा, तो 50% अप्राप्त ऋणों के लिए संचय में ट्रांसफर कर दीजिए और बाकी की जो बचेगी अमाउंट वो पुराने साझेदारों में बांट दें। देखिए जनरल रिजर्व लायबिलिटीज साइड में दिया होता है, लायबिलिटीज साइड के जितने भी अकाउंट होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। जब हम उनको किसी में बांटते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करने या बांटने में उन्हें हमें विपरीत, यानी अगर क्रेडिट है तो डेबिट करना पड़ता है और डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ता है। तो जनरल रिजर्व को तो हम पहले जब भी जर्नल एंट्री बनाएंगे, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस जब बांटेंगे तो डीआर में ही आएंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर। टोटल जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है चेक कर लीजिए, लायबिलिटी साइड में 24,000 है। ठीक है, 24,000 हमने लिख दिया। अब इसमें से 50% कह रहा अप्राप्य ऋणों के लिए संचय करना है, इसमें से करना। अभी तक हम लोग अप्राप्य ऋणों के लिए संचय देनदारों पर करते थे, देनदारों पर कैलकुलेट करके फिर करते थे, लेकिन इसमें क्या करना है हमको, करना देनदारों पर ही है, लेकिन अमाउंट कहाँ से लेनी है, जनरल रिजर्व से लेनी है। तो टू रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स अकाउंट, RFBD, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स अकाउंट। ठीक है, क्या कह रहा है, सामान्य संचय का 50%, 24,000 का 50% यानी आधा कर दीजिए, 12,000 रुपए ये RFBD में ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, और RFBD को हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करते हैं, तो साथ के साथ हम बैलेंस शीट में भी डेटर से माइनस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, डेटर्स बैलेंस शीट की असेट साइड में लिख लें, डेटर्स ये आपकी असेट साइड है, डेटर्स हैं 60,000 रुपए के, इनर कॉलम में 60,000 रुपए माइनस RFBD। कितना RFBD हमने किया, सामान्य संचय का 50%, 12,000 रुपए। तो ये 12,000 रुपए देनदारों से भी साथ के साथ घटा दे। बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट आए उसे तुरंत के तुरंत करते हुए चलेंगे। 60,000 घटा देंगे, से 12,000 घटा देंगे, 48,000 रुपए के देनदार ये आपके कॉलम में आ जाएंगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे, जो RFBD होता था उसको दूसरी जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते थे, लेकिन वो तब जब वो देनदारों से हम लोग करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये रिजर्व हमने जनरल रिजर्व से किया है तो हमने जनरल रिजर्व से कम किया, ये जनरल रिजर्व से RFBD में ट्रांसफ़र कर दिया 12,000 रुपये, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री नहीं जाएगी। ठीक है, अब जो बाकी बचा हुआ 12,000 है उसका क्या करेंगे, प्रश्न में कुछ कहा नहीं गया है। देखिए आपको ये बताया गया है कि जितने भी संचय, लाभ हानि खाता, संचित कोष, सामान्य संचय वगैरह होंगे उन्हें पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा। तो 24 में से 12,000 तो निर्देशानुसार हमने रिजर्व फॉर बैड डेट्स में ट्रांसफर कर दिया और बाकी की अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, पुराने साझेदारों में बांटते हैं। तो 2X कैपिटल अकाउंट और 2Y कैपिटल अकाउंट। ₹12,000 पुराने अनुपात में 2:1 में बांट देने हैं, 3 से भाग देंगे, 12,000 को 4 बार जाएगा, पहले में 2 से गुणा कर देंगे 8,000 हो जाएगा और दूसरे में 1 से गुणा होगा तो 4,000 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये 24,000 का जो जनरल रिजर्व था, अगर ये निर्देश ना दिया गया होता तो हम पूरा का पूरा पुराने साझेदारों में बांट देते, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि 50% सामान्य संचय से
अब प्राप्त ऋणों के लिए संचय में ट्रांसफर कर दीजिए। तो हमने टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट में 12,000 ट्रांसफर कर दिए और बची हुई 12,000 की अमाउंट 2:1 में, 2:1 का मतलब होता है 2/3 और 1/3, हम ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं। ये 2/3 बची हुई अमाउंट का है और ये 1/3 बची हुई अमाउंट का है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। नरेशन लिख दें, बीइंग 50% अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू RFBD account and बैलेंस मतलब शेष बची, एंड बैलेंस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो हमसे खाते बनाने के लिए कहा जाता है और बैलेंस शीट, या जर्नल और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाता है। जर्नल के साथ जब बैलेंस शीट कहते हैं तो खाते बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन बिना खाते बनाए हमारी बैलेंस शीट नहीं बन पाती है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि खाते ना बनाए तो वो बैलेंसेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गई आपकी। एडजस्टमेंट नंबर 4 है फर्नीचर पर 5% ह्रास लगाइए। तो फर्नीचर पर ह्रास लगाना है। फर्नीचर कहाँ लिखते हैं हम लोग हैं? बैलेंस शीट की असेट्स में। तो पहले हम बैलेंस शीट की असेट्स में लिख दें फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट है 6,000 रुपये माइनस डेप्रीसिएशन 5%। 6,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे 300 रुपये होगा, माइनस करके कॉलम में लिख देंगे 5,700 रुपये। दूसरी जगह इसकी एंट्री हम लोग रिवैल्यूएशन में करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना नहीं रहे हैं तो इसकी एंट्री हमें जर्नल में करनी होगी, और जर्नल में भी एंट्री करने का प्रोसीजर वही रहता है जैसे लेजर में करने का रहता है। ये 5% 300 रुपये का हमने डेप्रीसिएशन लगाया, ये हमको नुकसान हुआ, लॉस हुआ, और लॉस को हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो जर्नल बनाते समय भी हमें वही कर देना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR, और 2 ये लॉस क्यों हुआ? जो पार्टिकुलर में लिखते हैं वो 2 में आ जाएगा, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट। डेप्रीसिएशन की अमाउंट 300 रुपये है, हमने 300 रुपये ये डेप्रीसिएशन के सामने लिख दी, अभी रिवैल्यूएशन के सामने अमाउंट नहीं लिखी है। ठीक है, हो सकता है कोई और लॉस हो तो एक साथ एंट्री कर देंगे। लास्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 5, रहतिया का पुनर्मूल्यांकन 10,500 रुपये किया गया। तो रहतिया यानी स्टॉक है, स्टॉक को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो पहले अपनी बैलेंस शीट में स्टॉक लिख लें। स्टॉक 12,000 रुपये का है जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। इसका मूल्यांकन 10,500 किया गया। 12,000 को 10,500 कैसे करें? इसमें से माइनस करना होगा, तो इसको हम मान लेते हैं डेप्रीसिएशन है। कितना माइनस कर दें? 1,500। 10,500 करना है तो 1,500 माइनस करेंगे तो 10,500 हो जाएगा। 10,500 ये भी स्टॉक पर क्या हुआ? हमको
एसेट की वैल्यू घट गई है तो लॉस हुआ है, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ ऑलरेडी डेबिट है। अगर कई एंट्रियों में हमें लॉस हो रहा है तो उन सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना होता है। तो हम बार बार एंट्री ना बना के जो एंट्री एक बनाई है रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, अमाउंट उसके आगे ब्लैंक कर दें और जिन जिन रीजन से, जिन जिन कारणों से लॉस हो रहा है उन सबको एक साथ 2 में लिख दें और बाद में टोटल करके अमाउंट रिवैल्यूएशन के सामने लिख दें। तो दूसरा नुकसान हमको स्टॉक पर हो रहा है, 2 डेप्रीसिएशन ऑन स्टॉक अकाउंट। स्टॉक पर कितने का नुकसान हो रहा है? 1500 रुपए का हो रहा है और कोई आगे एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको फाइनल कर दें। 15 और 3 1800 रुपए का कुल मिला के हमको लॉस हुआ। ठीक है, जब लॉस की सारी एंट्री करके फिर जोड़ के रिवैल्यूएशन के सामने लिख देंगे, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर एंड स्टॉक ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब क्या है, सारी एडजस्टमेंट हो गई हमारी। उन एडजस्टमेंट की हमने इस तरीके से जर्नल में एंट्रियां करी। समायोजनाएं करने के बाद स्टेप नंबर 4 हम लोग क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट की रिमेनिंग अमाउंट्स होती हैं, छूटी हुई अमाउंट्स होती हैं, पहले उनकी एंट्री करते हैं। लायबिलिटी साइड हम चेक करते हैं। लायबिलिटी साइड में कैपिटल दी हुई है, कैपिटल अकाउंट हमने बनाया नहीं है लेकिन न्यू फर्म की बैलेंस शीट में हमें कैपिटल लिखनी होगी। तो हम क्या करें, वर्किंग नोट्स में अपने रफ कैपिटल अकाउंट बना लें। कैसे बनाएंगे देख लीजिए, समझ लीजिए। वर्किंग नोट्स में हम आ गए, नंबर छोटा छोटा हम करे दे रहे हैं। नंबर 1 ये एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके नीचे इस तरीके से लाइन खींच दें और लाइन में क्या करें, इस साइड में ये DR लिख दें और इस साइड में CR लिख दें। ठीक है, समझ लीजिएगा, इसमें समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब हम करेंगे बाद में तो दिक्कत नहीं होगी। एक्स कैपिटल अकाउंट DR CR लिख लिया। ऐसे ही वाइज कैपिटल अकाउंट, इसमें भी DR और CR। इसके बाद जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड नया साझेदार है, इस इधर बनाए होते तो स्पेस बच जाता, तीनों के अकाउंट बन जाते। चलो हम यहीं पर बनाए दे रहे हैं, जेड्स कैपिटल अकाउंट। अगर इसको यहाँ के बजाय यहाँ से लिए होते हम लोग तो 3 जगह इक्वल हो जाता, CR DR। ठीक है, अकाउंट में DR साइड और CR साइड यही तो होती है। अब हमें कैसे करना है, देखिए लायबिलिटी साइड में X की कैपिटल और Y की कैपिटल दी हुई है, पुराने साझेदार हैं। हम लोग क्या करते थे, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में बैलेंस BD करते थे बाई में, क्रेडिट साइड में। तो इनकी कैपिटल जो हमने ऐसे रफ अकाउंट बनाए क्रेडिट साइड में, X के कॉलम क्रेडिट साइड में 40,000 की इसकी पूंजी है, 40,000 हम लिख लें, और Y की पूंजी 30,000 दी हुई है तो क्रेडिट साइड में 30,000 लिख लें। जेड की पूंजी पहले से नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। तो ये बैलेंस शीट के छूटे हुए जो मदे कर रहे हैं उनमें से कैपिटल हो गई। जनरल रिजर्व हम लोग कर चुके हैं, जनरल में एंट्री बना चुके हैं, जिसमें से आधा 50% RFBD में ट्रांसफर कर दिया था और आधा साझेदारों में बांट दिया था। उसके बाद क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं लायबिलिटी साइड में, तो अभी तक हमने नहीं लिखे हैं तो अब लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लिख दें, क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स हैं 16,000 के। ठीक है, लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। असेट साइड में आ जाएं। असेट साइड में फ्री होल्ड असेट दी है, हम लोगों ने नहीं लिखी है, लिख दीजिए फ्री होल्ड असेट्स 20,000। इन पर कोई समायोजन नहीं है, डायरेक्ट कॉलम में। फर्नीचर हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, डेटर्स हो चुके हैं, कैश यहाँ पर जो आती है वो कैश अकाउंट का जो बैलेंस सीडी आता है वो आती है। हमने कैश अकाउंट बनाया नहीं है, तो कैश अकाउंट चाहे तो हम बना लें, या ऐसा कर सकते हैं हम कैश इन हैंड यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नीचे ब्रैकेट लगा लिया हमने। जो पहले से कैश इन हैंड बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दी हुई है वो 12,000 है। अगर अकाउंट हम बनाते हैं तो इस कैश अकाउंट में इसको टू बैलेंस बीडी 12,000 कर लेते हैं। अब इसके बाद बैलेंस शीट की सारी अमाउंट्स हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक एक अकाउंट को फाइनल जैसे करते थे वैसे ही जर्नल देख के अपने अकाउंट्स को हमें फाइनल करना है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट फाइनल करते हैं हम लोग सबसे पहले हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही सबसे पहले फाइनल करेंगे। कैसे फाइनल होगा? जर्नल में केवल एक एंट्री है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर है, यानी डीआर साइड में आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1800 रुपये हैं, सीआर साइड में कोई अमाउंट नहीं है। अगर डीआर और सीआर दोनों में होता तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। जो अंतर आता है वो लाभ या हानि होता है। इसमें सीआर में कोई अमाउंट नहीं है तो यही 1800 रुपये का अंतर आएगा। डीआर ज़्यादा होता है, सीआर कम होता है, तो ये लॉस होता है। इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग बाई लॉस लिखते थे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस लॉस को अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे सबसे। ठीक है, एंट्री नंबर ये 4 हो जाएगी। लॉस है, लॉस कैपिटल अकाउंट में डीआर में जाता है और प्रॉफिट सीआर में जाता है, तो डीआर साइड में एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर। ध्यान रखेंगे अक्सर लोग ये एंट्रियां करना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं क्योंकि प्रश्न में नहीं कही होती हैं। लेकिन ध्यान रखिए आप उसी प्रोसीजर को कि समायोजनाएं करने के बाद हम अपने अकाउंट फाइनल करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट फाइनल करते हैं, तो आप हर हालत में रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस निकाल के और फिर उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र की एंट्री जरूर बनाएं। ये लॉस है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1800 रुपये का लॉस है, रिवैल्यूएशन के सामने 1800 लिख दिए। इन 1800 को वही 2/3 और 1/3 में दोनों में बांट देंगे। 3 से 1800 को डिवाइड करेंगे, 3 छाक 18 और 6 दूनी 1200 रुपये इसमें आ जाएगा और 600 रुपये इसमें आ जाएगा। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट फाइनल हो गया। जो लॉस था वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट फाइनल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फाइनल करते हैं। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हमने रफ पे बना रखे हैं, इन्हें फाइनल करना है। इसमें एंट्रियां नहीं है। अब इनमें एंट्रियां करने का तरीका क्या होगा, जो हमने जर्नल बनाया है उसमें एक एक एंट्री में देखते चलें, जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो। अगर डीआर में हो तो डीआर साइड में अमाउंट लिख दें, सीआर में हो तो सीआर साइड में लिख दें। एंट्री नंबर 1 देखें, इसमें टू जेड्स कैपिटल अकाउंट यानी जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में अमाउंट है
और कितनी है 12,000। तो जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में हमने ये 12,000 लिख दिए। ठीक है, ध्यान रखें कोई भी एंट्री छूटने ना पाए। उसके बाद एंट्री नंबर 2 में देखिए क्या है, एक्स और वाई दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है। एक्स में 6,000 क्रेडिट है, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में 6,000 लिख दिए हमने, और वाई में 3,000 क्रेडिट हैं, तो वाई के कैपिटल अकाउंट में हमने 3,000 लिख दिए। एंट्री नंबर 3 में फिर देखिए जनरल रिजर्व में जो बची अमाउंट थी वो एक्स और वाई में हमने बांटी है, तो एक्स और वाई दोनों में क्रेडिट में है, तो दोनों के क्रेडिट साइड में एक्स में 8,000 रुपये है, 8,000 रुपये लिख दिए, और वाई में 4,000 है, तो वाई के क्रेडिट में 4,000 हमने लिख दिए। एंट्री नंबर 3 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है, हमने छोड़ दिया। एंट्री नंबर 4 में फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जो रिवैल्यूएशन का लॉस था वो हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें डीआर हैं, तो ये डीआर साइड में अमाउंट लिखेंगे। एक्स के कॉलम में 1,200 रुपये है और वाई के कॉलम में 600 रुपये है, तो वाई के कॉलम में 600 रुपये लिख देंगे। इस प्रकार जर्नल से जितनी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्रियां थी वो सारी हो गई। कुछ नहीं हमें करना, क्या देखना है कि कैपिटल अकाउंट डीआर अगर है तो उसके डीआर साइड में अमाउंट लिख दीजिए, अगर सीआर है तो उसके सीआर साइड में अमाउंट लिख दीजिए और फाइनल कर दीजिए। फाइनल करने का वही तरीका है, दोनों तरफ के का टोटल करके अंतर निकाल लेंगे, जिधर कम होगा उधर बैलेंस सीडी हो जाएगा। ठीक है, इधर का ज़्यादा है, 8, 6, 14 और 40, 54,000 रुपये। ये 54,000 रुपये क्रेडिट साइड का टोटल हो गया, वही 54,000 रुपये डेबिट साइड में भी लिख देंगे। अब 54,000 में से 1,200 रुपये माइनस कर देंगे। देखिए 54,000 से 1,200 माइनस करेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, यहाँ 10 से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर बचेंगे 3, 3 से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 5, 52,800 रुपये का ये क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, ये अंतर है। ठीक है, और जो अंतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस सीडी। ठीक है, ये बैलेंस सीडी है इसका। ऐसे वाई का कर लें, 33 और 4, 37,000 इसका टोटल आ रहा है। 37,000 में से इधर 600 रुपये लिखे हुए घट जाएंगे, तो 36,400 रुपये का ये क्या है, अंतर है। अंतर ही आपको पता है क्या होता है, बैलेंस सीडी। क्लियर। अब ऐसे जेड का कर दीजिए, जेड में 12,000 रुपये इधर का टोटल है, इधर का भी टोटल 12,000 लिख दीजिए, और इधर कोई भी अमाउंट नहीं लिखी हुई है, तो यही अंतर 12,000 का आ जाएगा, जिसको हम क्या कह देंगे, बैलेंस सीडी। क्लियर। तो ये हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फाइनल हो गए, बैलेंस सीडी आ गए। ऐसा हम वर्किंग नोट्स में साफ सुथरा ऐसे ही कर लेंगे, पूरा विवरण लिख के अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे इसमें पोस्टिंग करेंगे? ना समझ में आए वीडियो फिर से बैक करके चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी होता है वो हम तुरंत बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हेडिंग डाल दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड। एक्स का है 52,800, 52,800, वाई का है 36,400, 36,400 लिख लिया हमने, और जेड का है 12,000, जेड में 12,000 लिख लिए। टोटल कॉलम में ले आए, 8, 4, 12, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 6, 3, 9 और 1, 10। ये इनका कैपिटल अकाउंट फाइनल हो गया, और कैपिटल अकाउंट को हमने बैलेंस शीट में भी लिख लिया। अब बात आती है कि कैपिटल अकाउंट फाइनल होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना कैश अकाउंट फाइनल करते हैं। कैश अकाउंट हमने बनाया नहीं है, लेकिन जैसे हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकालने पड़े वैसे उसका भी
हमने कैश अकाउंट चाहे तो रफ बना लें और या यहीं पर प्लस माइनस कर सकते हैं। ध्यान रखें, असेट्स जितनी भी होती डीआर होती हैं। आप अपने जर्नल में चेक कर लो, जहां जहां कैश अकाउंट डीआर हो वो सब अमाउंट इसमें प्लस होंगी, और अगर कैश अकाउंट सीआर है तो वो अमाउंट इसमें माइनस होंगी। ठीक है, चेक कर ले रहे हैं हम। देखिए पहली एंट्री में कैश अकाउंट डीआर है 21,000 रुपये, वो लेके आया तो हमारे पास कैश बढ़ेगी, डीआर वाली हमेशा प्लस होती है 21,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमारे जर्नल में कहीं पर भी कैश अकाउंट नहीं है, न तो कोई अमाउंट आई है और न कोई अमाउंट गई है, तो और कुछ हमें नहीं करना है। अगर क्रेडिट होता तो माइनस कर देते, एक बार फिर से संभव बता दे रहे हैं। इन दोनों को टोटल करके 12 और 21 33,000 रुपये ये हम असेट्स में लिख दें, और इसके बाद अपनी असेट्स का टोटल कर दें। दोनों तरफ का टोटल टैली होना चाहिए। 1,01,000 में 16,000 जोड़ देंगे, 1,17,200 ये लायबिलिटी साइड का टोटल। इधर असेट साइड में भी करके देख लें, 2 जीरो तो ये हो गए, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 1 9, 5 14, 14 और 3 17, 17 हासिल लगा 1, 4 1 5, 5 1 6, 2 8, 8 और 3 11। ठीक है, इधर का टोटल भी 1,17,200 हो गया। इस प्रकार ये हमारा पूरा प्रश्न फाइनल हो गया, जिसमें हमने जर्नल बनाया और जर्नल के साथ साथ नई फर्म का चिट्ठा तैयार किया। जो प्रक्रिया आपको बताई गई है आप इसी प्रक्रिया को फॉलो करें। ठीक है, जहां पर ना समझ में आए वीडियो को पीछे बैठ कर के पुनः देख लें, समझने की कोशिश करें। फिर भी ना समझ में आए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर लें या मैसेज करके फिर पूछ लें। ठीक है।